थोड़ा डायरेक्ट प्रोटेस्ट करें इसलिए कि आवाज़ को मालूम होना चाहिए कि आप अभी एनआरसी। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाबस्ता शहर हैदराबाद की टोली चौकी के एक लीडर इरफान कादरी ने अपने तौर पर बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में 14 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए अपना एक अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। शहर के गन पार्क तक पहुंचने में इन्हें रियासती पुलिस ने 3 बार अड़चनें पैदा करने की कोशिशें की, लेकिन इनके जज्बे से लड़ नहीं पाई। इन्होंने अपने मार्च के दौरान चेहरे पर एक काला कपड़ा लगाए और हाथ में नो CAA, NRC व NPR बिल्स का एक प्ले कार्ड और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा थामे नजर आए। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 7 जून में से जो स्टार्ट हुई थी हमारी पैदल यात्रा वो आज अब यहाँ पर गन पार्क के पास ख़त्म हुई। बीच में बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। लंगोर पुलिस ने अरेस्ट किया, वो भी मेहदीपट्टनम के लिमिट में आकर, हुमायूं नगर के लिमिट में आकर। तरह तरह पर जो है ना रुकावटें आई, लेकिन हम बढ़ते गए और अब जो है कि CAA, NRC के विरोध में हम यहाँ पे गन पार्क तक जो है आ गए और ये अल्लाह का फजल करम रहा और आप तमाम लोगों की जो है दुआएं रही इसमें कि जिस तरह से हमने प्लान करा था कि CAA, NRC के लिए हम अकेले और साथ में जो है जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम लेते हुए CAA, NRP के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे और उसी की प्रोटेस्ट कंप्लीट करते हुए आज गन पार्क पर हमारा जो है प्रोटेस्ट इख्तिताम पर आया और ये प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू जगह जगह जहाँ होता रहेगा ऐसे करते रहेंगे। और तमाम मेरे साथियों से गुजारिश है कि आप लोग भी जो है इसी तरीके का अकेले होकर प्रोटेस्ट करें। ये आर्टिकल 19 आप ये पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको जो है ना फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट करें। जय हिंद। जय बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में इन बिना सर पैर के क़वानीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजात चल रहे हैं, वहीं बैरून मुल्क भी इनके खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई जा रही है। जहां जहां PM मोदी साबिक़ा में आवाम के बड़े बजट से दौरे करते रहे थे, लिहाजा अभी तेलंगाना एडवोकेट JAC के वकीलों ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कल शहर हैदराबाद में इनकी जानिब से धरना चौक पर एक ज़बरदस्त धरना दिया जाएगा और हुकूमत को उसकी अक्ल से वाकिफ करवाया जाएगा। इसी दौरान लोगों को भी समझाया जाएगा कि मुजरिमीन जब अपनी चाल चलते हैं तो आवाम को समझदारी से काम लेना चाहिए। नारा लगाते हैं कि गद्दारों को गद्दार यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करें कि गद्दार कौन है, लेकिन जो यहाँ पर जो माहौल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दो आर प्रोटेस्टिंग आर एक्चुअली ट्राइटर्स, वो सारे लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गद्दार के माने में पेश किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, एक तरह की गाली वहां पर इस्तेमाल की जा रही है। तो ये एक तरफ मरकजी वजीर उस लेवल के लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बिदर में एक मामूली ड्रामे को पेश करने की बुनियाद पर जहां छोटे छोटे 6 साल के 7 साल के बच्चों के साथ पुलिस तफ्तीश कर रही है, वहीं टीचर्स पर केसेस बुक किए गए हैं, सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं, बच्चों को उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो माइनर स्टूडेंट्स हैं उनको हरास किया गया है। तो और फिर तीसरी तरफ आप देखिए कि ये जो नारे लगाए गए हैं, इसी नारों के मोटिवेशन में शाहीन बाग पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जामिया मिलिया के अंदर के पास फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और एक पूरा खौफ का माहौल
और उन जो लोग जामिया मिलिया में इस फायरिंग के इंसिडेंट के अंदर गिरफ्तार हुए उन लोगों पर उस तरह के चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं जिस तरह के चार्जेस ये मासूम बच्चों पर या टीचर्स पर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पाई जा रही है। यकीनन इस मुल्क के जितने बाशऊर लोग हैं वो सारे लोग इस पूरे माहौल के अंदर काफ़ी क्या बोलना चाहिए संजीदा है, इस पूरे माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि जहाँ एक तरफ ये इन CAA को रिपील किया जाए, जहाँ NRC के प्रोसेस को जो मौजूदा सवाल जो उसके अंदर इजाफा किए गए उसको ख़त्म किया जाए। आप मतलब जो CAA की जो जहाँ तक बात आई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 इसका एक वायलेशन इसके अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये जो भी NRC और NPR का जो प्रोसेस की बात आ रही है, NRC को रुका देने की बात कल परसों पार्लियामेंट के अंदर आई, लेकिन दूसरी तरफ NPR के ज़रिए से वो सारा काम किया जा रहा है जो NRC के अंदर किया जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत गलत बयानी से एक तरीके से अवाम को धोखा दे रही है। दूसरा सवाल कि क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा है, ये बात भी गलत है। ये न सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा है बल्कि ये इस मुल्क के 80% आबादी जो SC, ST, BC सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। जब उनसे डॉक्यूमेंट दरियाफ्त किया जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे गरीब लोग, इस मुल्क के 80% से ज़्यादा गरीब लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुतासिर में शामिल रहेंगे और उन सारे लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ पर रहेगी। तो इसी बुनियाद पर तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट NCR, CAA, NRC, NCR इस बात का डिमांड करती है कि हुकूमत इस पूरे प्रोसेस को फौरी तौर पर स्टॉप करे, CAA को रिपील करे। यहाँ पर अपनी मुनासिब समझता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें रिपीट हो रही हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पूरी सूरत हाल को भी आप लोग देखिए कि एक तरफ दिल्ली में इस मुल्क के मरकजी वजीर तरीक़ेकार था, उस तरीके के अंदर आप NPR को इम्प्लीमेंट कीजिए या सेंसस एक्ट 1948 के तहत में आप सेंसस को इम्प्लीमेंट कीजिए। इसमें किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं। आप शहरियों को जो तकलीफ पहुंचाने वाला जो काम कर रहे हैं और एक तरीके से उनको धोखा दे रहे हैं, इस चीज़ को हम गलत समझते हैं और इसको कंडम करते हैं और इंशाल्लाह ताला एडवोकेट ब्रदरी इस सिलसिले में अपना काम करती रहेगी। यहाँ तेलंगाना स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी अपनी जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में हम उनको जो कानूनी मदद की ज़रूरत है वो हम अपनी तरफ से फराहम कर रहे हैं। अवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए हम अपनी जानिब से जो मुनासिब एक्टिविटीज़ है, जो मुनासिब मौका है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवोकेट ब्रदरी इस वक्त मुत्तहिद है। उसी का मुजाहरा कल धरने के शक्ल में इंशाल्लाह ताला हम देंगे और एक बड़ी तादाद में तेलंगाना के मुख्तलिफ एडवोकेट्स यहाँ पर अजला से भी यहाँ पर एडवोकेट्स आने वाले हैं, आदिलाबाद से, करीमनगर से, निज़ामाबाद से, महबूबनगर से और दीगर वरंगल वगैरह से, खम्मम से, सभी जगह से एडवोकेट्स का कमिटमेंट है। वो सारे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। वो एक मजबूत आवाज़ की शक्ल में इस CAA, NRC, NPR के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। आप सभी से ख्वाहिश है कि हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप लोगों का जो ताउन है उसे कंटिन्यू करें। शुक्रिया।
बीजेपी हुकूमत ने साबिका में काले धन के नाम पर मुल्क में नोटबंदी लाई, लेकिन कहीं से भी काला धन नहीं निकाल पाई। लेकिन हाँ, नए नोट छापने के लिए मुल्क के करोड़ों का बजट जरूर गारत हो गया, जो आवाम का पैसा था। इसके बाद तो मुल्क में रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो गया। अभी शहर हैदराबाद के लालापेट टैक्स सेक्शन सुपरिटेंडेंट इलैया को रिश्वत लेते हुए एसीबी के अहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेने की खबर दी गई है। एक काम के सिलसिले में इसने एक शख्स से 4000 की रकम तलब की और कबूल की थी, लिहाजा तहकीकात जारी हैं। जीएचएमसी सर्किल 29 ట్యాక్స్ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ ఎన్ ఐలయ్య గారు ఒక రియాజ్ అనేటువంటి కంప్లైంట్ వద్ద నుండి అతను ట్యాక్స్ మ్యూటేషన్ కోసము ట్యాక్స్ ప్రాపర్టీ కుదింపు కోసము 5000 రూపాయలు లంచం అడగడం జరిగింది. ఆయన కంప్లైంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి ఈరోజు రియాజ్ వచ్చి ఐలయ్యకు డబ్బులు ఇస్తుండగా అతను ఆ డబ్బుల్ని కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అవుట్సోర్సింగ్ అతను యు శ్రీనివాస్కి ఇమ్మని చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద రియాజ్ వెళ్ళి యు శ్రీనివాస్కి డబ్బులు ఐలయ్య గారు ఇమ్మని చెప్పిన మేరకు ఇమ్మని అతను యు శ్రీనివాస్ తీసుకున్నాడు 5000 రూపీస్. యు శ్రీనివాస్ని మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని వద్ద నుండి 5000 రూపాయలు రికవరీ చేసి కేసు నమోదు చేస్తున్నాం. తర్వాత ఐలయ్య గురించి వెతకగా ఐలయ్య ఎబ్స్కాండ్లో ఉన్నాడు. అతని గురించి కూడా మేము 2 టీంలు చర్చ చేస్తున్నాం. ఐలయ్య మీద మరియు శ్రీనివాస్ మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఈ రియాజ్ అనే కంప్లైంట్ వద్ద నుండి సూపరింటెండెంట్ ఐలయ్య గారు ఫస్ట్ 10000 రూపాయలు ప్రాసెస్ మొత్తానికి అందరికీ కలిపి అడగడం జరిగింది. ఈయన రిక్వెస్ట్ మీదట ఆ అమౌంట్ని 5000కి తగ్గించాడు. 5000 ఈరోజు తీసుకునే క్రమంలో అతను యు శ్రీనివాస్కి ఇమ్మనడం జరిగింది. యు శ్రీనివాస్ తీసుకునే క్రమంలో మేము రెడ్ హ్యాండెడ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఐలయ్యని వెతుకుతున్న క్రమంలో అతను పారిపోవడం జరిగింది. అతని గురించి కూడా टीम घर का असेसमेंट कराने के लिए मैं आया था, इलैया साहब से मिला तो उन्होंने बोले कि असेसमेंट कराना है बोल के बोले, तो मेरे को पैसों का डिमांड करे 15000 रुपये. 15000 डिमांड करने का साहब कुछ कम करो बोल के बोले, तो लास्ट 10,000 दो बोले. 10,000 से 7,000 में मान लिए मेरे से असेसमेंट कराने के लिए. आके मैं उनको दिया, साहब कराओ असेसमेंट बोल, तो 7,000 में माने. आज मैं पैसे देने आया था हूँ. पैसे नीचे श्रीनिवास बोल के है, उसको पेपर्स और 7,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ दे के जाओ बोल के बोले. आज मैं दे के उनको ये होगा. कितने दिन से फिर रहे थे आप? मैं जनवरी 10 तारीख से फिर रूम है उनके पास. आज करते कल करते संक्रांति के हॉलीडे से बोल के मेरे को लास्ट तक फिर है. मैं 30 तारीख को नीचे सबमिट करके उनके पास गया. जाने के बाद करके देते, 2 दिन में करके देते बोल के बोले. पैसे कब पूछे तुम्हारे? मेरे को 25 तारीख को पूछे, जनवरी की 25 तारीख को पैसे पूछे ना. कितने पैसे डिमांड करें? 7,000 डिमांड करें. लास्ट 5,000 पे मान लिए मेरे से. भारत में अरसे दराज से इजी मनी के लिए धोखाधड़ी का जबरदस्त बाजार गर्म रहा है। वहीं शहर हैदराबाद भी धोखा खाने वालों में बड़ी शोहरत रखता है। यहां के लोगों को अब तक महाना मुनाफे के नाम पर सैकड़ों पार्टियां डुबा चुकी हैं। शायद इसी शोहरत की बिना पर दिल्ली के नोएडा से ताल्लुक रखने वाले 2 कम उम्र नौजवान आकाश कुमार और अनुज मलिक के भी यहां की मासूम आवाम को इस्तेसाल करने की खबर दी गई है। शहर हैदराबाद के सीसीएस साइबर क्राइम पुलिस के लोगों ने बहुत सारी शिकायत के तनाजुर में तहकीकात करते हुए नोएडा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश कर दिया। इन पर इल्जाम है कि हैदराबाद शाहीन.com वेबसाइट के जरिए इन्होंने सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों से जॉब्स के नाम पर ऑनलाइन लाखों रुपया हत्या कर वहां छुप गए थे। अब बेचारे बेरोजगार नौजवान तो कर्जे में चलते ही हैं ना। పోయిన సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో ఎల్లారెడ్డిగూడలో ఉండే ఒక వ్యక్తి మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారం అతను చెప్పిన విషయాలు ఏంటంటే, అతనికి షైన్.com అని చెప్పేసి ఒక అతను ఫోన్ చేసినాడు. ఫోన్ చేసి నీకు జాబ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం, షైన్.comలో నీ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ అయింది, నీకు జాబ్ ఇష్టమేనా అడిగితే ఈయన ఇష్టమేనా అన్నాడు. ఇష్టమేనంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కోసం ఒక 1,500 కట్టండి అంటే ఈయన 1,500 అంటే చిన్న అమౌంటే కదా అని కట్టేసినాడు. అది కట్టిన తర్వాత నీ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ కోసం
డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్కి ఇంకో 3,500 కట్టండి అన్నారు. అది కూడా కట్టినారు. కడితే హెచ్ఆర్ ఫీజు అని మళ్ళీ ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడం జరిగితే ఈయన నేను ఇంకా వద్దు, నాది విత్డ్రా చేసుకోకుండా నాకు అవసరం లేదంటే అయితే రిఫండ్ ఇచ్చేసేస్తామన్నారు. రిఫండ్ ఇస్తామని చెప్పేసి రిఫండ్ కోసం మళ్ళీ 7,000 కట్టమన్నారు. అట్లా రిఫండ్ అని చెప్పేసి పాన్ కార్డు వెరిఫికేషన్ ఫీ అని చెప్పేసి ఆధార్ కార్డు వెరిఫికేషన్ ఫీ అని చెప్పి ఇలా రిఫండ్ ఆయన 7,000 రిఫండ్ ఇవ్వడం కోసం 1,21,000 వేసేసినాడు ఆయన. 1,21,000 వేసిన తర్వాత ఈ రిఫండ్ పేరుతో డబ్బులన్నీ గుంజేస్తున్నారు. ఇక ఇది ఎంత ఫేక్ అని చెప్పి అర్థం చేసుకొని మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మీద మేము కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఢిల్లీ పోయి ఎంక్వైరీ చేయటం. అంటే వాళ్ళ కాల్ డీటెయిల్స్ చూస్తే అన్నీ ఢిల్లీ అడ్రస్లు ఉన్నాయి. ఆ ఢిల్లీ అడ్రస్ల ఆధారంగా మేము మా ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్ వాళ్ళ టీము ఢిల్లీ పోయి ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఈ అకౌంట్లో ఏదైతే అకౌంట్లో వేసినాడో ఆ అకౌంట్ డబ్బులు పడిన అకౌంట్ వెరిఫై చేస్తే అది అనూజ్ మాలిక్ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి అకౌంట్లో పడింది. ఆ అనూజ్ మాలిక్ని మనం ట్రేస్ చేసి మన టీం రమేష్ ఇన్స్పెక్టర్ గారి టీము అతన్ని ట్రేస్ చేసి అతన్ని పట్టుకొని ఇంటర్గేట్ చేస్తే అతను ఆకాష్ కుమార్ అని చెప్పి అతనికి ఇస్తున్నానని చెప్పినాడు. ఆ తర్వాత ఆకాష్ కుమార్ని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆకాష్ కుమార్ ఏంటంటే ఇట్లా shine.com, naukri.com, monster.com అంటూ ఒక చిన్న కాల్ సెంటర్ పెట్టుకొని ఆయనే ఫోన్లు చేసి ఒక 3-4 ఉమెన్ని పెట్టుకొని వాళ్ళతోని టెలికాలర్స్ లాగా వాళ్ళతోని ఫోన్లు చేపించి ఇట్లా జాబ్ సీకర్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాడనమాట. చేసి వాళ్ళు ఏం జాబ్స్ ఇవ్వరు కానీ ఇట్లా ముందు నీకు మంచి లూక్రేటివ్ జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా చిన్న అమౌంట్స్ డిమాండ్ చేయటం, ఆ తర్వాత అమౌంట్స్ పెంచుకుంటూ పోవడం. ఇలా వీళ్ళు ఎంత వేస్తే అంత డబ్బులు అడుగుతూనే ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి అసలు జాబ్స్ ఇచ్చే ఇదే లేదు. వాళ్ళే చిన్న కాల్ సెంటర్ పెట్టుకొని ఇటు మోసం చేసి బతకడానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇచ్చే కెపాసిటీ లేదు. ఇదే విధంగా ఇంకా కొంతమంది దగ్గర కూడా చీటింగ్ చేస్తుంటారు. మేము అది ఇన్స్పెక్టర్ గారు రమేష్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేసి ఇక్కడ పంపించినారు. ఈరోజు వాళ్ళని కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर की राघवेंद्र कॉलोनी में मुकीम 2 लड़कियां ममता और गौतमी जो आपस में सहेलियां बतलाई गई हैं, आज छत से लटक कर इज्तिमाई खुदकुशियां कर लेने की खबर मिली है। बतलाया गया है कि दोनों का ताल्लुक ज़िले महबूबनगर और करनूल टाउन से था, जो अरसा क़ब्ल हैदराबाद आकर अपने ख़ानदान के साथ यहाँ ज़िंदगियाँ गुजार रही थी। जाए हादसा से खुदकुशी नोट मिला है जिसमें इस खुदकुशी की वजह नहीं बतलाई गई। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। बहुत देर की मेहरबान जागते जागते के मिज़दाक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर जी नारायण रेड्डी ने गांधी भवन की एक प्रेस मीट में आज पीएम मोदी के भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। हालांकि बीजेपी हुकूमत इन तनकीदों की वजह ही से वजूद में लाई गई थी और ये सब के सब तारीखी एतबार से पहले कांग्रेस ही से जुड़े हुए थे। वैसे इन्होंने ख़ास तौर पर आनजानी नेहरू के भारत विभाजन वाले रिमार्क का सख्त नोट लिया। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के समय जो बिल पास किया गया था, उन्होंने कहे थे कि पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करके तेलंगाना के बारे में आप जिस तरह से जल्दबाजी में थे और उसी तरह से जैसो बहुत से साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी उन्होंने ऐसे बात कही कि जवाहरलाल नेहरू के खुद के अवसर की वजह से देश को बंटवारा किया गया। हम प्रधानमंत्री जी से आपके जरिया ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पहला कैबिनेट में, नेहरू जी के पहला कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आप ये जो भी गलती
जवाहरलाल नेहरू जी पे आप डाल रहे हैं, आप अपने खुद के बड़े नेता जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी आप उसी तरीके से सोचते क्या बोल के आपके जरिया उनको पूछते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद करके तेलंगाना बिल के समय पे जिस तरह से काम किया गया था, हम ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री से क्या कोई भी बिल पास होते वक्त पार्लियामेंट का दरवाजा बंद नहीं होता क्या? बिल जब कभी भी पास होता है तो कितने प्रो फर डाले कितने अगेंस्ट डाले बोल के गिनने के लिए दरवाजे बंद करते हैं। उतना तो मिनिमम नॉलेज तो वजीर आजम साहब को रहना है। और ये हम आपके जरिए ये भी पूछना चाहते कि तेलंगाना का जो बीजेपी लीडरशिप है वो तेलंगाना के बारे में फर है क्या अगेंस्ट है? क्योंकि जिस टोन एंड टेनर से वजीर आजम साहब ने बात करे उस टोन एंड टेनर के मुताबिक ये मालूम होता है कि आपका तेलंगाना के बारे में सोच और कुछ है। और एक चीज, आपके नेता हेगड़े साहब एक एमपी है, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत गलत तरीके से बात किया। अब तक उसके ऊपर आप कोई भी तरीका का एक्शन ना गवर्नमेंट से लिया ना पार्टी से लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि देश के आज़ादी के लिए जो कुर्बान किए, देश के आज़ादी के लिए जो जान दिए, जो बहुत सारा खो गए, अपना जायदाद भी खो गए, अपना उम्र भी खो गए, तो उनको बेइज्जती करे जैसा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सबको जो भी अपने आज़ादी के लिए लड़े उनको सबको बेइज्जती करे जैसा ही समझना पड़ता। क्योंकि महात्मा गांधी अपना जाति पिता है, फादर ऑफ द नेशन है, तो उनको आपके एमपी साहब गलत लफ्ज इस्तेमाल करके जिस तरीके से उनको संबोधित कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। पूरा देश का आम जनता को बेइज्जत करे जैसा जनता समझना पड़ता। और अपने स्टेट को आए तो केटीआर साहब, अपने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि जो भी अधिकारी गलती करते हैं, करप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको इमीडिएट एक्सपेल किया जाता है, नहीं तो सस्पेंड किया जाएगा। तो हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके जो कारपोरेटर परसों 3 दिन के नीचे जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 3 एकड़ जमीन चोरी करने की कोशिश किया, हयात नगर के कारपोरेटर जिस तरीके से बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी दिया, चैतन्यपुरी के कॉन्ट्रैक्टर कैसा जो कारपोरेटर ने कैसा धमकियां देके जो लोगों से वसूल किया, तो आप उनके बारे में आप क्या एक्शन लिए हैं बोल के आपके जरिए हम उनसे पूछना चाहते हैं। और एक हमारे मुख्यमंत्री साहब केसीआर साहब 14 महीने के नीचे वादा किए थे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, जो भी फार्मर्स को राइतु बंधु देने का है जल्दी से जल्दी हम दे देंगे। आज तक 7,500 करोड़ देना है, उसमें से 1,000 करोड़ देके बस हाथ धोने के बैठे हैं। तो आप ये भी वो भी क्या है, कोऑपरेटिव इलेक्शन आए लोग, आपको जब कभी भी पब्लिक से मदद चाहिए तो थोड़ा कुछ पब्लिक को क्या इतना गलत समझते हैं कि थोड़ा बिस्किट दे दे के काम खिला के थोड़ा सा खिला दे के आपका काम कर लेना बोल के ये समझ रहे क्या? ये स्टेट आपका नहीं है, ये स्टेट पब्लिक का है, आम जनता का है। जो भी कोई भी मुख्यमंत्री बनता है प्रजा की वजह से, पब्लिक की वजह से बनता है। उस पब्लिक को पागल बना दे के, उनको डुबा दे के, उनका जो अवसर है उनको वो पूरा नहीं करके खुद का जिंदगी खुशी से भरा लेंगे बोले तो ये ठीक नहीं होगा। हम आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वो भी 3 एकड़ जिसका है उसके वही लोगों को राइतु बंधु मिल रहा है। 7,500 करोड़ देने का है तो 1,000 करोड़ दे। लोन वेवर 14 महीने हुआ सत्ते में आके,
मुख्यमंत्री साहब बन के 14 महीने हो गया, आज तक लोन वेवर का कंप्लीट काम नहीं करेंगे। तो जो भी है, आप ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चला सकते बोल के आपके जरिया उनको इतला करते हुए A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के डायनामिक सीएम साबित हो जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की मुकम्मल हो जाने वाली जोबली बस डिपो था इमलीबन बस स्टेशन तक की नई मेट्रो लाइन कॉरिडोर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद के बदनाम जमाना इलाके गोशा महल के एक टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने अपने सैकड़ों टीआरएस कारकुनों के साथ एक रैली की शक्ल में इमलीबन बस स्टेशन तक एक रैली निकाली और वहां पहुंचकर सीएम केसीआर का इस्तकबाल करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और मीडिया को मुखातिब करते हुए केसीआर की तारीफ में बतलाया कि अरसे दराज बाद तेलंगाना को एक ऐसा सीएम मिला है जो सिर्फ आवाम की भलाई के लिए काम करता है। इस मौके पर उनके साथ इलाके के टीआरएस प्रेसिडेंट के शैलेश, सरगर्म कारकुन सुधाकर के अलावा बहुत सारे दीगर कारकुन भी मौजूद थे। जय तेलंगाना। आज जुबली बस स्टैंड से जो हमारे सीएम साहब जो नया कॉरिडोर शुरू हो रहा है हमारा मेट्रो का, जुबली बस स्टैंड से महात्मा गांधी बस स्टॉप तक जो 11 किलोमीटर होता है और सभी पब्लिक के लिए सोच के एक नया कॉरिडोर अभी शुरू कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये काम हुआ और तेलंगाना में ऐसे कई डेवलपमेंट हमारे केसीआर साहब लेके आ रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ गोशामहल डिवीज़न और गोशामहल असेंबली से बहुत सारे लोग एकजुट होकर हम लोग महात्मा गांधी बस स्टैंड जा रहे हैं और वहाँ हमारे सीएम साहब और केटीआर साहब सभी जितने भी लोग हमारे पार्टी के आ रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, हम सभी को हार्दिक अभिनंदन करेंगे और हम यही चाहेंगे आ रहे तो टाइम पे भी तेलंगाना में और हमारे हैदराबाद में एक नए से नया कार्य होते रहे और हमारा तेलंगाना का जो सपना है बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना का सपना हमारा सागर हो। जय तेलंगाना, जय केसीआर। रियासत तेलंगाना की आईएएस ऑफिसर चित्रा रामचंद्रन ने आज सभी जिला कलेक्टर्स को हिदायत जारी करते हुए बतलाया कि महकमे तालीमात के तनाज़ात के पस मंज़र में बहुत सारी जगहों पर स्टूडेंट्स काउंसलर को लाया गया है, लिहाजा उनसे काम लेते हुए सभी रियासती तलबा और तालिबात का ब्रेन वॉश किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि वो सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने अब की बार पूरी कोशिश कर ली है कि किसी किस्म का भी तनाज़ा न होने पाए, जबकि ताहाल ऐसी कोई इत्तलात भी मौसूल नहीं हुई है। इन्होंने इस मौके पर तलबा और इम्तिहानात का एक खाका भी पेश किया कि इस बार 9,45,840 तलबा इम्तिहानात में शरीक होने वाले हैं, जिनके लिए 1,339 सेंटर्स को तरतीब दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड की तादाद 50 रखी गई है और सिटिंग स्क्वाड्स की तादाद 200 रखी गई है। इम्तिहानी मराकज़ पर 24,750 इन्विजिलेटर्स को तानियात किया जाएगा और निगरानी के लिए हर जिला के लिए एक हाई पावर कमेटी के चेयरमैन कलेक्टर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी भी निगरानी में शामिल रहेगी।